नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज जैसे कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, तो रेड क्रॉस का कामकाज क्या है, कैसे ये काम करता है, लोगों की मदद कैसे करता है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रेड क्रॉस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड बॉडी के चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी हैं। उनके साथ बात करें तो मेरी इस तरफ बैठे हुए हैं विक्रम जैन जो कि वाइस चेयरमैन है, और साथ में बैठे हुए हैं राजिंदर सिंह जी जो कि सेक्रेटरी हैं, इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं। अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रेड क्रॉस की इतिहास क्या है और वर्किंग स्टाइल क्या है इसका। जी जी, ये रेड क्रॉस एक बहुत ही नेक और पवित्र ऑर्गेनाइजेशन है। और आज का दिन जैसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन के माध्यम से हम उस महान आत्मा को, जॉन हेनरी डुनेंट, फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, उनको याद करते हैं और उनके किए हुए कामों को के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों की सेवा करें और जो तकलीफ में है उनके काम आए। बेसिकली ये जो हेनरी डुनांट थे, ये एक स्विस नागरिक थे। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। तो ये एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया था और वो वहाँ पे उसने सोल्फिनो के मैदान में देखा कि वहाँ बहुत जख्मी जो हैं वो हालत में लोग पड़े हैं, तड़प रहे हैं। किसी कोई प्यास से, कोई भूख से, किसी का बहुत ब्लड निकल रहा है। तो उसके मन में ये विचार आया कि कोई ऐसे तो बहुत सी वार्स होती होंगी और बहुत सी लोगों की जानें जाती होंगी, तो ऐसा कुछ किया जाए कि जिनकी जान बचाई जा सकती है तो बचाएं। तो उसने कुछ लोगों को इकट्ठा करके लोगों को मरहम पट्टी की, प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया। और फिर उसके मन में इस तरह का विचार जो आया और उसने कुछ और लोगों से बात की, तो फिर जिनेवा कन्वेंशन हुई। जिनेवा कन्वेंशन के माध्यम से डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर बनाने की वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई। तो वो एक संस्थान 1859 में फिर ये एक रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है, ये संस्था बनी। और तब से लेके आज तक ये पूरे विश्व में रेड क्रॉस का दिन जो है मनाया जाता है। और ये संस्था जो, इसमें हर एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति जो है मदद कर सकता है। ये जितने भी मुसीबत ज़्यादा, चाहे वो वार है या पीस टाइम में जो मुसीबत में लोग हैं, उनकी मदद के लिए बनाई गई है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई चेयर इसके प्रेसिडेंट होते हैं नेशनल रेड क्रॉस के, और हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल मैनेजिंग बॉडी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं। और इसी तरह स्टेट हेड गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन केस ऑफ यूटी, वो स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। और बाकी एक स्टेट की मैनेजिंग कमेटी जो है इलेक्ट होकर वो बनती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट हैं, और फिर बाई इलेक्शन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और 10 मैनेजिंग कमेटी जो है वो बनते हैं। सब लोगों को मिल के बेसिकली ये सिविल सोसाइटी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सपोर्ट करना। और जब कभी भी देश में हंगामी हालात हों, बाढ़ हो, सूखा हो, आगजनी हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, कोई भी किसी भी तरह की बड़ी त्रासदी हो, जैसे कोविड-19 हुआ, इस तरह की बड़े पैमाने में जब कभी भी कोई हालात बने, तो उस सूरत में नेशनल सोसाइटी और लोकल स्टेट सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ मिलके लोगों की मदद करने के लिए है। इस संस्था के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए जो दिक्कत आ रही है उसके लिए मदद करना है। जो हमारे भाई बंधु डिसेबल हैं, उनकी डिसेबल लोगों की मदद करने के लिए अप्लायंसेस देने से लेके उनकी ट्रीटमेंट कराने की व्यवस्था करते हैं। आगजनी हो जाती है, किसी का घर जल जाता है, तो उसके लिए इमीडिएटली टेम्पररी शेल्टर, तरपोलिन, ब्लैंकेट, टेंट्स, राशन आइटम ये दी जाती हैं। बाढ़ आने से जिनका नुकसान होता है उस तरह से उनकी मदद करते हैं। ये संस्था इतनी नेक और पवित्र है कि इस संस्था का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया है कि हर एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें
मदद करें। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, हर डिपार्टमेंट के लोग जो है इसमें कोऑप्ट किए जाते हैं और उन लोगों को भी उन लोगों से मदद ली जाती है। हमारी स्टेट में इंडिया गवर्नमेंट ने महसूस किया कि रेड क्रॉस को और वाइब्रेंट करने की ज़रूरत है, तो नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इन्होंने दिसंबर 17 में पार्लियामेंट में नए रूल पास किए गए जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी का जो काम है सिविल सोसाइटी के लोगों को शिफ्ट किया गया और उनको और इन्वॉल्व किया गया। अब स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट जो गवर्नर साहब जो है या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं और एक इलेक्टेड बॉडी बनेगी जो हर डिस्ट्रिक्ट से 3 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो 10 मेंबरी कमेटी इलेक्ट होगी फ्रॉम आउट ऑफ लाइफ मेंबर, वाइस पैटर्न और पैटर्न से। उनमें से इलेक्ट होंगे 10 लोग और जो 10 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनेगी उनमें से 3 लोगों के नाम जाएंगे स्टेट मैनेजिंग बॉडी में और उनमें से वो 3 लोग मीन्स हमारे 20 जिले हैं तो 60 लोग मिलके जो हैं स्टेट लेवल पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर को इलेक्ट करेंगे और फिर जनरल सेक्रेटरी की भी वो अपॉइंटमेंट करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो कमेटी मेंबर होंगे। तो ये मैनेजिंग जो कमेटी बनेगी, इसके जो ऑफिस बनेंगे, इनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी और ये पूरे कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी ड्रा करेंगे स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे स्टेट में एक्टिविटी प्लान करने के लिए। बदकिस्मती से हमारी स्टेट में जो रूल्स 2017 में पूरे इंडिया में लागू हुए, हमारी स्टेट में वो 27 मई 2022 को अडॉप्ट किए गए हैं। लेकिन अभी भी 27 मई 2022 को वो रूल अडॉप्ट करने के बाद भी आज दिन तक ये ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ इलेक्शन उस तरीके से सारे डिस्ट्रिक्टों में हो पाए और जहां इलेक्शन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुए डिप्टी कमिश्नर ने कराए और वो 20 जुलाई 2022 के इलेक्शन हुए आज 9 महीने हो गए। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू की उस बॉडी को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया। मुझे समझ नहीं आती, अथॉरिटीज को शायद ये फील होता है कि ये मतलब सिविल सोसाइटी के लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे या क्या रीज़न है, बट मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ जितने भी सिविल सोसाइटी के 10 मेंबरी हमारी मेंबरी कमेटी इलेक्ट हुई थी, सारे ही लोग डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल है, सोशल है। मैं बजाते खुद 1983 से लाइफ मेंबर हूँ रेड क्रॉस का। मैं रेड क्रॉस का सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट का रहा हूँ। दिनेश जी, इस सवाल पे मैं बाद में आता हूँ। पहले तो हम रेड क्रॉस के कामकाज की जानकारी अपने दर्शकों को दें कि किस प्रकार से अभी आगे हो क्या रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी मैं विक्रम जैन जी से पूछूंगा। पहले जैन साहब ये बताएं कि जो रेड क्रॉस का जो थीम है वो क्या है? अश्विनी जी, बहुत अच्छा आपने चीज़ पूछी है कि हर बार रेड क्रॉस का थीम चेंज होता है जो हमें हेड ऑफिस से आता है। इस बार का थीम जो है वो है आई गिव विद जॉय एंड जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। मतलब ये कि आप कोई भी चीज़, कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसकी जो आप खुशी खुशी करते हैं, उसको अगर आप खुशी से करते हैं तो उसका जो रिलीफ आपको मिलता है, मेंटल रिलीफ, वही आपका रिवार्ड है। अब मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं पे अनजान किसी आदमी की आपने हेल्प की और वो उस हेल्प का जो वो ठीक हो गया या उसको सही टाइम पे उपचार हो गया, तो आपको उसका जो रिलीफ मेंटल मिला, घर पे जब जाके सोओगे कि यार शुक्र है बंदा बच गया, टाइम पे पहुंचा दिया मैंने। तो यही रिवार्ड है और यही स्लोगन थीम है हमारा इस साल का। हम यही चाहते हैं कि ये थीम जो है सब तक पहुंचे ग्राउंड लेवल पे। हम बार बार यही कहते हैं कि हम 10 मेंबर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की 10 आर्म्स हैं, आप ताकि लोगों को, पब्लिक को, कॉमन पब्लिक तक ये चीज़ पहुंच सके और लोग इस बात को समझे कि रेड क्रॉस एक नेक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है। बिल्कुल हमें बिल्कुल कोई प्रोफेशनल कोई भी चीज़ नहीं है, सब हम कोशिश करते हैं कि जो भी मैक्सिमम हमसे हो सके वो हम प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
हम बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आप ये बताएं कि जो रेड क्रॉस की बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी 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 बोलें। रेड क्रॉस जैसे पहले मेरे साथियों ने इसके बारे में बताया कि एक बहुत पायस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मेन काम है वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी, नर सेवा नारायण सेवा, इसी के बेस पे ये चलती है। तो इसी को सामने रख के इसके बेसिक 7 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी, और मेरा ख्याल ह्यूमैनिटी इतना वास्ट प्रिंसिपल है कि इसमें कोई चीज़ बचती ही नहीं। अच्छाई की अगर हमने बात करनी हो तो जब हम लफ्ज़ ह्यूमैनिटी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छाई में जिस चीज़ को भी आप लोगे वो ह्यूमैनिटी लफ्ज़ के अंदर आ जाए। तो सबसे पहला ही जो ह्यूमैनिटी इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ही बताता है कि ये कितनी पायस है। उसके बाद अगर आपने कोई ह्यूमन पेन को लेके कोई काम करना है, ह्यूमैनिटी को लेके काम करना है, उस पे सबसे पहले जरूरी है कि आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं सरदार हूं तो मैं सिर्फ सरदारों की मदद करूं, मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू की ही मदद करूं। वहां हमने देखना है कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिजन नहीं, रिलीजन नहीं, कुछ भी नहीं। हमने देखना ये एक इंसान है, हमने एक इंसान की मदद करनी है। वी हैव टू बी इम्पार्शियल। तीसरा है न्यूट्रलिटी, जहां इम्पार्शियल होना है वहां न्यूट्रल भी होना है। फिर ये सभी चीजें, जैसे अभी कहा जी हमें चार्ज नहीं मिला, ये चीजें तभी हो सकती हैं जब इनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, कि जो भी इसके साथ जुड़े वो इंडिपेंडेंटली काम करें, उनको मतलब परमिशन ना किसी से लेनी पड़े, जहां जरूरत है इमीडिएटली पहुंचे और वहां जाके मदद कर दें। नेक्स्ट इसका जो आता हुआ है वॉलंटरी सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस कई बार हम करते हैं, फर्ज किया मैं एम्प्लॉई हूं, सर्विस तो कर रहा हूं लेकिन मैं बाउंड होके कर रहा हूं। वॉलंटरी सर्विस जो होती है वो मन से होती है। जो चीज मन से होती है, जैसे अभी इन्होंने कहा मेंटल रिलीफ बहुत ज्यादा मिलता है जब आप मन से कोई अच्छाई करते हो। क्योंकि दुनिया में आपने देखा होगा कितना मतलब इस टाइम क्या सा चल रहा है, लेकिन जब हर आदमी अच्छा काम करेगा उसको मेंटल रिलीफ मिलेगा। आप देख लो मैक्सिमम हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें देख लो डिप्रेशन कितना चल रहा है। अगर वो ऐसे काम हम उनको शुरू से ही इस तरफ ले आए और वो बच्चे, अगर एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक बच्चा जा रहा है अपने स्कूल प्रीमिसेस में, देखता कागज बिखरे हैं, उठा के डस्टबिन में डाल दे। एक छोटा सा काम है लेकिन बच्चे का बेस बन रहा है। बच्चा जा रहा है, देख रहा है कोई बुजुर्ग आदमी है सड़क नहीं क्रॉस कर रहा, या सड़क के ऊपर कोई केले का छिलका पड़ा है, वो उठा के डस्टबिन में फेंक देता है या अपने बैग में ही रख देता है, घर आके डस्टबिन में फेंक देता है। बेसिक चीज शुरू हो जाएगी। तो जब वो बच्चा घर आके बताएगा ना मैंने वहां पे एक बुजुर्ग थे उनको सड़क पार करवाई, ये जो मेंटल रिलीफ मिलेगा, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं डिप्रेशन नाम की इंडिया में चीज ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स ही डिप्रेशन ला रही हैं। तो जैसे ही हम ऐसे काम करेंगे जो हमें मेंटली खुश करेंगे तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें जो आता है वो आता है यूनिवर्सैलिटी। मतलब है इसमें हमने ये नहीं देखना कि ये इस देश का वासी है, क्योंकि रेड क्रॉस जब फर्ज कर लो कहीं लड़ाई लग जाती है, जैसे ही रेड क्रॉस अपना झंडा लेके जाएगी गोलीबारी बंद हो जाएगी। और उस टाइम वो ये नहीं देखते कि ये किस देश का है,
उनको नजर आता है ये जख्मी है, आदमी कोई भी हो। तो यूनिवर्सैलिटी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें नेशन जो खत्म हो जाता है, इंटरनेशनल बात आ जाती है और उसमें इंसानियत की बात आ जाती है। इंसान हर देश में है। उसके बाद जो हमारा आता है लास्ट वाला, वो है यूनिटी। देखिए बेसिकली डिफरेंट लेवल पे है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी इलेक्ट होके बॉडी आई है। पहले तो हमारे JNK में 3 लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, रीजन लेवल पे थी और स्टेट लेवल पे थी। अब इसके 2 हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है। अगर ये आपस में यूनाइट होके काम ना करें, बिखर के काम करें, तब भी इसकी सर्विस जो हम पूरी तरह नहीं दे पाएंगे। तो यूनाइट होना और ये समझ के करना कि हम वॉलंटियर हैं, उसमें पोस्ट सामने ना आए, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं वाइस चेयरमैन हूं, या मेरे पास ये पोस्ट है, क्योंकि ये सेवा का काम है। जब सेवा होती है उसमें पोस्ट होती है जस्ट टू रन द अफेयर्स, लेकिन जब हमने सेवा करनी है तो फिर पोस्ट एक साइड हो जाती है। हमने एक वॉलंटियर, इसीलिए यहाँ पे वॉलंटियर सर्विस बीच में डाला गया है, हमने वॉलंटियर होकर सर्विस करनी है। और अगर ये सारी चीजें हम कर जाएं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सब कुछ जो आता है वो उसका मतलब ही सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, तो हम समझते हैं कि अगर इन्हीं चीज़ों को लेके हम चलें तभी हम रेड क्रॉस का जो मेन पर्पस है उसमें हम कामयाब होंगे। दिनेश जी, अब मैं आता हूँ आप ही के सवाल पर फिर से आता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो है इलेक्टेड टीम चुनी गई है, 10 मेंबर चुने जा चुके हैं जी। लेकिन उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, उनको जो उनके अधिकार हैं वो नहीं दिए जा रहे। हालांकि आपने ये भी कहा कि DC जम्मू द्वारा ही ये चुनाव करवाए गए, उसके बावजूद ऐसा क्या कारण हुए कि आपको जो है पोस्ट पे बिठाया नहीं गया, जो आपको अपना राइट्स है वो नहीं दिए गए? ये हमारी समझ से परे है कि भाई जब इलेक्शन करवा दिए गए, सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर ने दे दिया कि भाई ये 10 लोग जो हैं ये इलेक्ट हो गए, तो फिर 20 जुलाई 2023 से आज तक ये चार्ज क्यों नहीं दिया गया, हमारी समझ से परे है। हम लोग तो वॉलंटियर हैं, हमें कोई सैलरी नहीं लेनी है, 10 के 10 लोगों ने कोई एक पैसा नहीं लेना है, सब ने फ्री वॉलंटियरली काम करना है और एडमिनिस्ट्रेशन की बाजू बन के काम करना है और हमने गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना है। हमने कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलानी है, लेकिन उसके बावजूद हमें चार्ज नहीं दिया गया, हमारी समझ से परे है। और हम ये गुजारिश, आपने कहा कि आपने कोई पैसा नहीं लेना है, हालांकि रेड क्रॉस की तरफ से मानदेय दिया जाता है। आप पहले भी रेड क्रॉस में रह चुके हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पर आप थे, तो आपको तो पता होगा कि मानदेय जो मिलता है, क्या वो मानदेय लेना जरूरी है या छोड़ भी सकते हैं? ये और साथ ही एक और सवाल है, पहले कितना मानदेय था और अब जब आपने कहा कि सेंटर की जो रूल्स हैं वो लागू हो गए हैं, तो अब मानदेय कितना हो गया है? देखिए, पार्लियामेंट रूल्स को में मानदेय को लेके कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हम अपनी स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ने स्टेट के जनरल सेक्रेटरी के लिए 20,000 रुपया, रीजनल सेक्रेटरी के लिए 10,000, स्टेट ट्रेजरर के लिए 10,000 और सभी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के लिए 5,000 रुपया एक ऑनरेरियम तौर पे ये डिसाइड किया हुआ था। तो यहाँ IS भी रहे हैं पहले, जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और वो 20,000 रुपया लेते थे। ये पिछले 7-8 साल से हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो मैं रीजनल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं 10,000 रुपया ऑनरेरियम लेता रहा हूँ, लेकिन वो मैं तकरीबन जो पैसा था वो मैं वहीं पे जो लोग आते थे उन्हीं के पे खर्च कर देता था। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी ले सकते, एक फिक्स किया था। लेकिन मौजूदा तौर में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज, रीजनल ब्रांचेज तो ख़त्म हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज जो हैं उनका 5,000 रुपया ही है। और पता ये चला है कि जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट के हैं उनको 1,50,000 रुपया उन्होंने मंथली उनका एक सैलरी काइंड ऑफ बनाया, मिलना शुरू हुआ है।
मतलब पहले 25,000 था, 20,000, जी जी अब 1.5 लाख रुपया। जी जी। अब 1.5 लाख। और ये तय कौन करता है? ये तय करने का अधिकार स्टेट की मैनेजिंग बॉडी को पहले भी था, अब भी स्टेट की मैनेजिंग कमेटी को। स्टेट की मैनेजिंग कमेटी जो आपने कहा इलेक्टेड होनी थी, वो हो चुकी है क्या? एक जो बॉडी ऑलरेडी थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। अच्छा। इन्हीं मौजूदा जनरल सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे वो बॉडी डिसॉल्व हो गई है। और उसके बाद अभी तक डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में सवाई जम्मू के कठुआ मतलब वो जो बॉडी थी, उस बॉडी ने पहले ये सैंक्शन किया, उसके बाद उसी बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया। जी, उस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया 2 अगस्त 2023 को। और उसके बाद नई कमेटी अभी बनी नहीं। और इनके जो 1,50,000 के आसपास जो इनका सैलरी जो फिक्स हुई है, वो किसने की है, वो कमेटी तो कोई है नहीं, बाकी हमें कोई नॉलेज नहीं है कि किसने किया। हो सकता है गवर्नर साहब की अप्रूवल कराई हो, क्योंकि और तो कोई कमेटी में है नहीं। जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके ऊपर एलजी हैं जो प्रेसिडेंट है रेड क्रॉस के। इंडिया का कोई ऐसी स्टेट है आपकी नॉलेज में जहां पर इतना मानदेय सरकार की तरफ से दिया जाता हो? मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि भाई रेगुलर बेसिस। हाँ, कुछ एक स्टेट ऑफ कोर्स हैं, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की करूं, पंजाब की करूं, उनको पैसे मिलते हैं। वो आईएएस अफसर हैं, उस लेवल के अफसर हैं, तो उनको अपनी जो उनका लास्ट पे ड्रॉन था माइनस पेंशन करके पैसे मिलते हैं। लेकिन उनके पास सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं और उनकी अर्निंग हमारे स्टेट की अर्निंग से कई कई गुना ज़्यादा है। उनके कई ऑर्फनेजेस चलते हैं, शेल्टर होम चलते हैं, उनके डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती हैं, पूरी स्टेट लेवल पे चलती हैं। दिनेश जी, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक चीज़ आप बताएं। मानदेय, चलो आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो आपको मानदेय दिया गया, तो क्या प्रेजेंट में जो इस पोस्ट पे अभी हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ रेड क्रॉस का ही काम देख रहे हैं, जो और भी कोई जिम्मेवारी है उनके पास? देखिए, कोई ना तो रेड क्रॉस के पास आज की डेट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना स्टेट फंडेड है, ना हेडक्वार्टर की तरफ से कोई प्रोजेक्ट है, और उस और कोई काम भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जब कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो सोर्स ऑफ अर्निंग भी कोई नहीं है। तो जो पहले के ही फंडिंग का प्रोसेस है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कुछ पैसा आता है भाई वर्चुअल गवर्नमेंट ऑर्डर। अब मुझे डिटेल से थोड़ा सा बताएं कि रेड क्रॉस को फंडिंग कहाँ से होती है, जो पैसा आता है और खर्च कैसे किया जाता है उसको? एक तो आया फिर गया। पहले जो था सिस्टम और जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में भी कमेटी अप्रोच है, पहले के सिस्टम में भी कमेटी अप्रोच थी। फाइनेंस कमेटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, रिलीफ कमेटी होती है, हेल्थ कमेटीज होती हैं, जूनियर और यूथ रेड क्रॉस कमेटीज होती हैं। हमारी स्टेट की अलग सी एक स्टोरी है। डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस बनी थी 1984 में। 1984 में उस समय हमारे स्टेट के गवर्नर बीके नेहरू साहब ने खुद ही एक स्टेट की मैनेजिंग कमेटी में डिसीजन करके डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस बनाने की तरफ इनिशिएटिव लिया था। 1984 से लेके आज दिन तक ना तो हमारी वो J&K रेड क्रॉस का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ पूरी तरह से, जैसे उसमें जो चेयरमैन है वो उसमें लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी जो है चीफ एजुकेशन अफसर, उस समय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर थे, वो होंगे, और ट्रेजरर होंगे चीफ मेडिकल अफसर। ना तो वो पूरी तरह से लागू हुआ ये कि स्टेट डिस्ट्रिक्टों में जो सेक्रेटरीज बने वो दे दिया गया चार्ज, एडिशनल चार्ज पे। 1984 से लेके आज दिन तक एडिशनल चार्ज पे ही ये रेड क्रॉस चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं। सेक्रेटरीज जिनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, तहसीलदार हेडक्वार्टर हो, या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, इनमें से किसी भी एक बंदे को डिप्टी कमिश्नर खुद ही वो चार्ज दे देते हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पूरा रेड क्रॉस इन ए होल J&K इज इन ए मेस, क्योंकि ट्रांसफर की वजह से जब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ऑफिस में कहीं स्टाफ है परमानेंट, कहीं अडाक 1-2 लोग हैं, तो
तो उसकी वजह से रेड क्रॉस की एक्टिविटीज प्लान कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन कराएगा, लोगों को जोड़ना है। और जिन इंस्टीट्यूशन से, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पैसा आता है, रेड क्रॉस को फंड आते हैं, फिर लाइफ मेंबरशिप होती है, फिर बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर जीएडी ऑर्डर निकालता है हर साल कि भाई जितने पे बैंड के हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं मिनिमम 100 रुपया और मैक्सिमम 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करना है साल में एक बार। तो जो पैसा आने का एक सिस्टम बन गया गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत, लेकिन उसको खर्च करने के लिए प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह से ऑडिटिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं होती है। ये एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कई सालों से कि डिप्टी कमिश्नर को जो ठीक लगता है, उनके पास केस आता है, उनको जो ठीक लगता है वो एक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। और जो मैनेजिंग कमेटी जो है 17 मेंबरी मैनेजिंग कमेटी तब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में वो कमेटियां नहीं बनती हैं, अगर कहीं है तो उनका फंक्शनल नहीं है। अब मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 2009 के बाद समझो लगभग 2016-17 तक सीईओ सुरेश शर्मा जी फुल टाइम सेक्रेटरी थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के। ये एक वाइड डिस्ट्रिक्ट है पूरी JNK में जो पूरी तरह से फंक्शनल था, क्योंकि इसमें सरकारी सेक्रेटरी जो थे वो ऑफिशियल नहीं थे, वो पब्लिक के लोग थे, तो वो सिविल सर्वेंट थे, तो उसकी वजह से फुल टाइम डिवोटेड थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ट्रांसपोर्ट वाइज, स्टाफ वाइज, हर लिहाज से जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेटर है किसी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। उसकी वजह से यहाँ ऑडिटिंग से लेके हर चीज जो है ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी। लेकिन पिछले 5 साल हो गए, सुरेश शर्मा जी की जब डेथ हो गई तो फिर चार्ज एडिशनल दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर को। 1 साल चार्ज उनके पास रहता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड को दे दिया जाता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर को अफसर को दे दिया जाता है। आज की डेट में वो चार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के पास है। तो ये समझ से परे है कि जब पार्लियामेंट के नए रूल आ गए तो वो रूल भी हम लागू नहीं कर रहे, और जो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था स्टेट का अपना रेड क्रॉस का, जिसमें सीईओ को बनाना था सेक्रेटरी और सीएमओ को बनाना था ट्रेजरर, ना हमने वो लागू किया, ना हम ये पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर रहे हैं रूल्स को। तो हम चाहते क्या है, यही क्लैरिटी जो है स्टेट लेवल पे पता ही नहीं है। द इम्पोर्टेंट इशू इज, दिनेश जी एक मेरा सवाल फिर है बीच में कि आपने कहा कि अक्टूबर 2022 में ये जो लॉ हैं ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए पार्लियामेंट के, लेकिन उससे पहले तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए थे? क्या धारा 370 इसकी वजह थी, जहाँ उसके टूटने के बाद ही ये लागू हो सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। लॉ जो नए रूल्स बने दिसंबर 2017 में पार्लियामेंट में पास हुए थे, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट में आया था, लेकिन अप्रैल 18 के बाद 4 साल हमारी स्टेट की मैनेजिंग बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई, जबकि साल में नॉर्मली 2 साल स्टेट की मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होनी होती है। जब वो मीटिंग हुई 27 मई 2022 को। जब वो मीटिंग हुई तो स्टेट ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी ने वो के सामने एजेंडा आइटम थी, तो वहां ये 27 मई 2022 को ये रूल्स अडॉप्ट किए गए हैं, लेकिन अडॉप्ट करके छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद भी जो सख्ती से इस पे अमल होना चाहिए था, इन रूल्स को के ऊपर कोई भी नहीं है। जब ये रूल्स हैं ये एप्लीकेबल हैं पूरी स्टेट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लिए, तो इस पे जो काम होना था, एक इन्होंने जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रोहित खजुरिया जी को अपॉइंट किया, उसके अलावा कोई और काम नहीं हुआ है। जब जनरल सेक्रेटरी को ये ऑर्डर्स में जो थे, उनके जो ऑर्डर हैं उसमें उनको ये कहा गया है कि आपने जिस स्टेट में इलेक्शन कराने हैं डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस के, और स्टेट ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी बनानी है, उनका ये इंटरम ऑर्डर है, और जब तक मैनेजिंग कमेटी नई बनती तब तक वो है। और वो इंटरम ऑर्डर में उन्होंने मतलब उनको 10 महीने हो गए, जहां इनिशिएट किया
उन्होंने 1 जून को टेक ओवर किया, 5 जून को लेटर लिखी सभी डीसीज को कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराइए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्शन कराया, 20 जुलाई 2023 को इलेक्शन हो गया, सर्टिफिकेट दे दिया डीसी जम्मू ने कि भाई कर दिया गया, उनको चार्ज नहीं देने दिया। सांबा में इलेक्शन इनिशिएट हुआ, नोटिफाई हो गया, 13 लोगों ने नॉमिनेशन दिया, उनको होल्ड करा दिया। रीजन गॉड नोज, कोई रीजन बताने को तैयार नहीं है, कोई इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। जब इलेक्शन आप कराओगे नहीं, स्टेट मैनेजिंग बॉडी बनेगी नहीं, तो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज होंगी कैसे? ये रेड क्रॉस ना मेरी प्रॉपर्टी है, ना आपकी है, ना या किसी थर्ड पर्सन की है। रेड क्रॉस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलने वाली संस्था है, ये लोगों की संस्था है, लोगों द्वारा बनाई हुई संस्था है, और इसमें लोगों की फंडिंग है। 1 रुपया भी आज दिन तक जो है, जो कच्ची चामनी रेड क्रॉस की बिल्डिंग बनी है, इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ। और इसमें 8 एम्बुलेंसेस जम्मू में हैं, इतनी ही एम्बुलेंसेस कश्मीर में हैं। अरे एडवांस क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस, बेसिक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस, ड्राइवर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको लीडरशिप चाहिए, उनको रोड वर्दी करने के लिए, उनसे सर्विसेज लेने के लिए। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जम्मू से चंडीगढ़ या लुधियाना जाने के लिए 50-50 हज़ार रुपया प्राइवेट लेते हैं, और हमारे यहाँ खड़ी हैं, कश्मीर में भी खड़ी हैं, जम्मू में भी खड़ी हैं। हम सर्विस नहीं दे पा रहे, जबकि हम दे सकते हैं। हमें MOU करना चाहिए, जितनी यूनिवर्सिटी है हमारे कॉलेजेस हैं, हमारा एम्स है, हमारे आर्मीज हैं, CRPF है, BSF है, J&K पुलिस है, इनके साथ कोलैबोरेट करके पीस टाइम में फर्स्ट एड को लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम करने चाहिए, बॉर्डर एरियाज को लेके प्रोग्राम प्लान करने चाहिए, हमें रोड सेफ्टी को लेके एजुकेट करना चाहिए लोगों को, हमें ये ड्रग अब्यूज को लेके मास लेवल, जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट का है, मींस कि उसको स्टेट लेवल पे एक्टिविटीज को प्लान करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेने हैं, उसको एग्जीक्यूट कराना है डिस्ट्रिक्टों से। लेकिन ऐसा तब होगा जब एक विजनरी आदमी, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, अगर कोई हम बात करें तो हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी बड़े दूरदर्शी हैं, और आपने जैसे बताया कि वो प्रेसिडेंट भी हैं रेड क्रॉस J&K के, जी। ठीक है, नए रूल के अनुसार। जी। पुराने रूल में तो वो चेयरमैन होते, लेकिन अब नए में वो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा है। जी। तो क्या उन तक आपने बात पहुंचाने की कोशिश की? उनके नॉलेज में है, रोज पे प्रेस में भी एक्टिविटीज आती हैं, डिफरेंट क्वार्टर से हाईलाइट होता है, डिफरेंट वीडियोस लोगों ने शूट करा के भेजी हैं, हम लोगों ने भी वो देखी हैं। गवर्नर साहब से पर्सनली भी मुलाकात हुई है, और भी कंसर्न जो है उनसे बात की गई है। उनकी मसरूफियत अपनी है, उनकी प्रायोरिटीज और है। लेकिन हमारा ये कहना है कि रेड क्रॉस बहुत नेक और पवित्र संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी है, इसको वाइब्रेंट एक्टिव करने के लिए अथॉरिटीज, गवर्नर साहब से प्रेसिडेंट वही हैं, उनके नीचे इस समय जनरल सेक्रेटरी है, ये 2 ही लोग हैं, इनके अलावा तो कमेटी कोई है नहीं। J&K में रेड क्रॉस का कितने मेंबर्स हैं? जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने मेंबर हैं, और एक परमानेंट मेंबर जो है कितना फंड रेड क्रॉस को देता है? देखिए, इसमें रेड क्रॉस की जो मेंबरशिप है, एक लाइफ मेंबर, कोई भी नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, अच्छी सूझबूझ वाला, 1000 रुपया दे के 1 टाइम वो इसका लाइफ मेंबर बन सकता है। 12,000 रुपये से वाइस पैट्रन बनता है, और जो 25,000 रुपया कंट्रीब्यूट करता है 1 टाइम, वो पैट्रन बन सकता है। और मैं इसका बजाते खुद पैट्रन हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी J&K का, और इसमें पैसे की, मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज लीडरशिप। एक अभी फिलहाल कितना मेंबर हैं? अगर इसकी गिनती देखी जाए तो कितना मेंबर होगा J&K? जम्मू की बात करूं तो जम्मू में लगभग जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 1600 मेंबर हैं, और रीजनल ब्रांच के भी कुछ डाले जाए तो करीब 2000 मेंबर होंगे जम्मू के। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मेंबरशिप इंकरेज ही नहीं की जाती, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 5-5 मेंबर हैं कुल लाइव मेंबर, तो वो 10 मेंबरी तो आपने कमेटी बनानी है, स्टेट मैनेजिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट में, आपके लाइव मेंबर ही 10-5 हैं,
तो आप 10 मेंबरी कमेटी कहाँ से बनाओगे? इनिशिएटिव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है डिफंग पड़ा हुआ है। पूरा सिस्टम कहने को मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं 1983 से इसका लाइफ मेंबर हूँ, जुड़ा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए, अपनी ही उस संस्था को जिसपे में मैंने अपना इतना समय दिया है उसके बारे में कहूँ, लेकिन सच्चाई किसी को तो कहनी है। अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो सुधार नजर नहीं आता। सारी हमारी स्टेट रेड क्रॉस में जितने 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में रेंडमली कोई भी चला जाए, रेड क्रॉस का ऑफिस ही फंक्शनल नहीं है। वहां कोई सेक्रेटरी नहीं है रेगुलर फुल टाइम पे बैठने के लिए। अगर जैसे कठुआ में है तो बैठने की जगह नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है सेक्रेटरी के लिए। उधमपुर में चले जाओ तो वहां पे एक छोटा सा कमरा जहां क्लर्क भी बैठता है और सेक्रेटरी के बैठने की व्यवस्था है, तीसरा आदमी घुस नहीं सकता वहां पे। स्टोर कोई प्रॉपर नहीं है, कोई हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रॉपर नहीं होती है, कोई फाइनेंशियल नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज हैं इसमें स्टेट पूरी में, और कोई एक डेकोरम नहीं है कि भाई किसको कितनी मदद देने की कॉम्पिटेंस किसकी। कमेटी अप्रोच का नाम ही नहीं है। अब जम्मू जिले की ना तो पुरानी कमेटी जिसमें सरदार साहब भी थे, जिसमें ये भी एक्टिवली एसोसिएशन, मैं पुरानी कमेटी का मेंबर भी हूं, ना पुरानी कमेटी डिसॉल्व हुई, ना पुरानी कमेटी को कोई कंसल्ट करता है। लास्ट ईयर भी टीचर भवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, मुझे लगता है 3-4 लाख रुपया खर्च किया जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने। किसी कमेटी का मेंबर, कोई 1-2 कमेटी मेंबर होंगे उसमें इन्वॉल्व, कोई कमेटी से कोई कंसल्टेशन नहीं होती है, कोई कमेटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये विजय मल्होत्रा जी मेरे सामने बैठे हैं, ये भी कमेटी में मेंबर हैं, कभी नहीं पूछा जाता। आज भी पुरानी कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई। जब पुरानी कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई तो उनकी कंसल्टेशन के बिना आप कल आज टीचर आज 8 में या वहां टीचर भवन में प्रोग्राम हो रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, इसमें रेड क्रॉस को कुछ लोगों ने एक गलत समझ लिया है। ये बहुत बहुत एक नेक संस्था है। ये स्कूल जो एजुकेशनल बच्चे हैं, ये पैसा उनसे आता है, तो उनके जो बच्चे ऑर्फन हैं, जो बच्चे गरीब हैं, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए है। जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी मदद के लिए है। जिसके पैर मजदूर है, कैंसर पेशेंट बच्चे हैं, शालामार हॉस्पिटल में जाइए, देखिए आज भी कितने बच्चे जो कैंसर पीड़ित हैं वो मिलेंगे। उनकी दवाई कोई संस्था देती है और उनकी डाइट के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप दिहाड़ी लगाता है, तो उसको वहां दूर से आने के लिए किराया तक नहीं होता है। रेड क्रॉस के काम ये है, और रेड क्रॉस का मेन काम है पीस टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करके लोगों को जोड़ना है और उसको एहसास कराना है कि कहीं भी आपको मदद करने का मन आए तो सबसे पहले नेक और पवित्र संस्था को आपको इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो क्रेडिबिलिटी जब हमारी बनेगी तो तभी लोग भी जुड़ेंगे। लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो क्रेडिबिलिटी आज वो नहीं है। दिनेश जी, आपने बहुत से अगर हम कहें तो आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है डिफंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो रेड क्रॉस जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पा रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। रामबन जिला में हाल ही में 2 पहाड़ दरके हैं, उसमें बहुत से लोग बेघर हुए हैं, घर टूटे हैं। वहाँ पे रेड क्रॉस मदद कर सकती है, लेकिन वहाँ पे की या नहीं की अब इस बारे में तो अभी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं बन रही है, जो कमेटियाँ नहीं बन रही हैं, तो जो कमेटी बनी है उसको चार्ज नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए अब क्या कोई कानूनी लड़ाई लड़ने का विचार है आपका? क्योंकि जब पुरानी कहावत है कि कहते जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ता है, तो क्या इस तरफ कोई आपका माइंड सेट है अभी? देखिए, हमने 20 जुलाई 2023 से लेके आज दिन तक वेट की है। हमने डिफरेंट क्वार्टर पे डिफरेंट एजेंसीज के नोटिस में लाया है। हमारा कोई जाति इंटरेस्ट नहीं है। हम सारे वेल टू डू हैं, जितने 10 के 10 लोग हैं। हमने अपनी सेवाएं देनी है लोगों के भले के लिए। आप देखेंगे फर्क एक इंडिपेंडेंट टीम बनने का, उसके बाद क्या इम्पैक्ट नजर आता है। आज डिप्टी कमिश्नर के पास क्या फुर्सत है?
कि वो इसको इंडिपेंडेंटली उसमें टाइम निकाल पाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के पास क्या फुर्सत है? नहीं है, ये उनके लिए संभव नहीं है। हम दोष नहीं दे सकते, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बट जो पार्लियामेंट ने पास करके एक सिस्टम आपके सामने पेश किया है और जो हमने अडॉप्ट कर लिया है स्टेट में, हम उसको लागू करने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी चार्ज नहीं दिया गया है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है अथॉरिटी से और गवर्नर साहब से भी कि आप हमारी सेवाएं लें। अगर आपको किसी पे भी लगता है कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो ये अथॉरिटीज एनी टाइम एनी एक्शन कैन बी टेकन, लेकिन आप उनको इलेक्ट करके भी काम ना करने दो, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और हमने पैरेलल नहीं काम करना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करना है। आज मेडिकल कॉलेज में आपने रामबन का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि रामबन में जैसे ये त्रासदी हुई तो डिस्ट्रिक्ट रामबन शुड बी इन द फर्स्ट फोरफ्रंट पे होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट रामबन शुड टेक लीड, और जिस एजेंसीज को मदद करनी है वो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के थ्रू मदद करे वहां पे। आज वो चीज नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की कमेटी वहां नहीं है। रीजनल जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको खुद विजिट करना है अपनी टीम के साथ, टीम बनाई नहीं और वहां विजिट हुआ नहीं। यहां से सामान बेचना ये कहीं से भी कोई भी बेच सकता है, वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है हम कितना इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट चाहिए और दिल से चाहिए, सुबह भी चाहिए रात को भी चाहिए। और जब त्रासदी होगी वो पूछ के नहीं होगी। 2005 में जब अर्थक्वेक आया, मैं उस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी था, हरदेश कुमार सिंह जी डीसी जम्मू थे, BR शर्मा जी डिविजनल कमिश्नर जम्मू थे। क्या उस समय हम गलत थे? हमें ये जिम्मेवारी दी गई डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस को, मुझे एज ए नोडल ऑफिसर रिलीफ बनाया गया। 15,000 ट्रक के आसपास मैंने वो रिलीफ मटेरियल रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्पैच किया इन कंसल्टेशन विद द डिविजनल कमिश्नर। उसके बाद 2014 में फ्लड आया है, उसके 92 में जब ये सलाल ने प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा, रखनूर का ब्रिज डैमेज हुआ था, उस समय मैं सेक्रेटरी बना था नया 92 में। तो हम पूरी टीम जितने भी अखनूर बेल्ट के गांव इफेक्ट हो गए थे, एम्बुलेंस लोडेड विद रिलीफ मटेरियल, हम ये पंटून ब्रिज पे लेके जाते थे। उस समय के डिप्टी कमिश्नर परवेज दीवान थे, वो GOC से बात करते थे, एम्बुलेंस लोडेड विद रिलीफ मटेरियल, हम हर गांव तक रिलीफ मटेरियल देके आते थे। रात को लोकल बोट पे हम वापस आते थे। तो वो काम करने का जज्बा था। आज भी हमारे में जज्बे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ गुजारिश है कि काम करने दिया जाए, देखा जाए। मेडिकल कॉलेज में इतने लोग परेशानी में आते हैं, सराय बनी है और सराय बन के हम उसको गेनफुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे फॉर पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट। हम उसका रेट इतना बढ़ा रहे हैं, कैंसर पेशेंट को फ्री करने के बजाय हम उनसे भी 100 रुपया चार्ज करेंगे, जनरल पब्लिक अटेंडेंट से हम 200 रुपया चार्ज करेंगे। भाई जब कैपेसिटी बढ़ गई, अब 300 से 350 की कैपेसिटी है, अब 50 रुपये भी पर पेशेंट या अटेंडेंट ले लोगे तो अगर 5,000 रुपया रोज का आ गया तो 1.5 लाख रुपया महीने का आ गया। सैलरी पर कंपोनेंट 50,000 रुपया होगा मैक्सिमम, बाकी जो है बिजली पानी और व्यवस्थाएं करने के लिए 20-30 हजार रुपया और लगा लो, तब भी प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं हो। तो आप उसको मैनेजमेंट करोगे। नहीं सर, कैसे प्रॉफिट में कैसे हैं? आपने कहा सैलरी 40,000, अभी आपने बताया कि सैलरी 1.5 लाख भी ली जा रही है, तो फिर कैसे प्रॉफिट में हुए? अब वो सराय की सैलरी नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपनी सैलरी कराई है। सराय की सैलरी एक स्वीपर है, उसी को काउंटर पे भी बिठाया जाता है, उसी से सफाई भी कराई जाती है। बाकी 3 और लोग हैं, टोटल 4 लोगों की टीम है और उनकी सैलरी 40,000 रुपये से ऊपर मंथली नहीं है। और इनकम जो है 1.5 से 2 लाख रुपया मंथली आराम से जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट में जा सकते हो। आप करने की नियत चाहिए। ये रेड क्रॉस की जो बिल्डिंग बनी है कच्ची छावनी में, ये बिल्डिंग भी जो है ये पब्लिक डोनेशन से बनी है। 10 लाख रुपया जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने दिया था, मैं उस समय सेक्रेटरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस हुआ करता था। 10 लाख जम्मू रीजनल ब्रांच ने डाला था और ये सारा पैसा हमारा नहीं था, ये पब्लिक का था। उस समय इनिशियल कंट्रीब्यूशन 20 लाख रुपए JDA को देख के 1 करोड़ 12 लाख रुपए पर वो बिल्डिंग बनी थी। दुकानें जो हमने जो लीज पे दी हैं
उसकी इनकम से फिर वो पैसा उनको वापस किया गया, जेडीए को दिया गया है। और ये एसेट क्रिएट किए हुए हैं, ये हमें किसी से कोई एडिशनल इनकम नहीं चाहिए, हमारे सोर्सेज सफिशिएंट हैं काम करने के लिए। सिर्फ रेड क्रॉस की जो लोग काम करना चाहते हैं उनको पे ट्रस्ट करो, उनको डाउट मत करो। इसी के भी ये उन्होंने भी सारी उम्र नहीं रहना है, ना जो आज के ओहदेदार हैं उन्होंने रहना है। आपने बताया था जम्मू में करीब करीब 2000 मेंबर हैं, जी वो 2000 मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या अब इस पर आगे कोई कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, या इसी प्रकार इंतजार किया जाएगा कि आपको चार्ज दिया जाए या ना दिया जाए इस कमेटी को? देखिए, हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, अभी तक चार्ज देने की कोई बात नजर नहीं आ रही। वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने गवर्नर साहब को से अभी तक कोई जवाब तो हमें आया नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब अल्टीमेटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी JNK, ही इज टू टेक ए कॉल, ही इज टू डिसाइड अबाउट, गलत को गलत करे और सही को सही करे। और जो अगर उसमें कमी नजर आती है तो 10 मेंबरी टीम को बुला के यू इंटरव्यू देम, फाइंड आउट कि भाई इनमें पोटेंशियल भी है, ये गलत लोग हैं, ये सही लोग हैं, तो डिसाइड करिए। अदरवाइज सब कुछ ओपन है, 10 के 10 लोग कमेटी के भी बैठेंगे और बाकी वे भी जो मेंबरान्स हैं, जिन लोगों ने हम पे फेथ किया है या जिन लोगों को हमारे पे भरोसा है, दे विल टेक ए डिसाइड अबाउट कि भाई ये अब पार्लियामेंट में नए कानून के बाद तो गवर्नमेंट ऑफिशियल तो कोई है नहीं, ये सिविल सोसाइटी नहीं मैनेज करना है, पार्लियामेंट के रूल से ऊपर तो कोई भी नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो कानूनी तौर पे गलत कर रहा है। और हमने ग्रीवेंसेस गवर्नर साहब के ग्रीवेंसेस सेल में भी डाला, गवर्नर साहब को भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं, पर्सनली भी मिले हैं, और गवर्नर साहब ने एश्योर भी किया है कि थिंग्स विल बी सेट राइट शॉर्टली, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के रूल्स को इमीडिएटली जो है उसकी लाइट में डिसीजन जो है हमें चार्ज देने का किया जाए और हमें काम करने दिया जाए। हम काम करके साबित करना चाहते हैं, और इसी को एक एग्जाम्पल बनाते हुए सारे JNK के डिस्ट्रिक्ट्स में एक रास्ता बनेगा उनके लिए भी। हमें ही रोक दिया, सांबा वालों ने इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर करके 13 लोगों की नॉमिनेशन आने के बाद चुप करके बैठ के, ये कौन सा तरीका है? पार्लियामेंट के रूल आपको जो मान्य नहीं है क्या? हमने अडॉप्ट नहीं किए क्या स्टेट मैनेजिंग कमेटी ने? फिर उससे ऊपर कौन है? शुपैया में, कुतपाड़ा में, श्रीनगर में, बाकी डिस्ट्रिक्टों में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं कोई पूछता? जनरल सेक्रेटरी को जब मैंडेट ही यही दिया गया है, उनको 10 महीने हो गए, अपने हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना, मेरी औकात नहीं मैं किसी के टीका टिप्पणी करना, पर दुख होता है। जो मेन काम है आपका, स्टेट सेक्रेटरी किसी का भी कभी भी ये काम नहीं रहा कि वो एक, हम क्या देख रहे हैं रेड क्रॉस को, एक एम्बुलेंस पे बैनर बनता है, गवर्नर साहब की फोटो लगाई जाती है, और वो चाय लेके मेडिकल कॉलेज में एक पियोन होता है, एक ड्राइवर होता है, तो वो किसी एक बंदे को खड़ा करके फोटो होती है। दिस इज नॉट रेड क्रॉस। एक एम्बुलेंस में रेड क्रॉस पैक बनाए जाते हैं लंच के, और मेडिकल कॉलेज जम्मू में 20-20 रुपए का लंच पैक बेचने के लिए एम्बुलेंस भेजी जाती है। जब वहाँ मीडिया देखता है, सिक्योरिटी वाले वो भगाते हैं उनको कि भाई यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते आप। फिर वो गांधीनगर हॉस्पिटल आते हैं, और गांधीनगर हॉस्पिटल से भी मतलब वैसा ही उनको भगाया जाता है। ये स्टेट लेवल की एक्टिविटी नो, स्टेट लेवल हैज टू हैव बिग बिग थिंग्स। उनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों के CSR के तहत प्लान करना है, हमें क्या एक्टिविटीज करनी है, उनको कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्वॉल्व करना है, फर्स्ट एड के मॉड्यूल ट्रेनिंग के बनाने हैं, नेशनल हेडक्वार्टर से रेपो रखना है, नेशनल हेडक्वार्टर की टीम एक विजिट करती रामबन में, अगर इनिशिएटिव यहाँ लोकल रेड क्रॉस लेती, स्टेट रेड क्रॉस का इनिशिएटिव होना चाहिए था। 10 दिन टीम वहां बैठती, वो असेस करती इसको क्या प्रॉब्लम है, इनकी इमीडिएट मदद कैसे हो सकती है, उनकी मदद करते। लेकिन हम नहीं करते हैं, हमने इसको एक सरकारी दायरा बना दिया। नहीं है, ये सरकार के लोगों को एक निगरान बनाया है। निगरानी ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब उसके प्रेसिडेंट है, नए सेटअप में भी हैं, और उनका नॉमिनी एक वाइस प्रेसिडेंट है। बाकी सारा काम सिविल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर
पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक सारी सिविल सोसाइटी के लोगों को है। ये कोई दिनेश रमेश सुरेश को नहीं है, ये सिविल सोसाइटी को है। आज ये है, कल कोई और होंगे, तो आप उनको ट्रांसफर नहीं करना चाहते, उन पे जिम्मेवारी नहीं देना चाहते। अब ये तो नहीं हो सकता। कितने दिन ऐसे चलेगा? आपने हमारे 9-10 महीने अपने ऐसे निकाले, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं हो सकता। आज यहाँ नहीं सवाल अगर हल होगा तो ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठेगा। ये जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठेगा तो सबकी जवाबदेही होगी, जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं। और जब स्टेट की मैनेजिंग कमेटी 20,000 रुपये ऑनरेरियम तय करती है और वो काम के लिए तय करती है, तो उस समय जो स्टेट सेक्रेटरी पहले थे वो IAS अफसर भी रहे हैं, यहाँ चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, कर्नल भी रहे हैं, बड़े ओहदों पे लोग रहे हैं, जो डिविजनल कमिश्नर एक्स रहे हैं, जो स्टेट के सेक्रेटरी रहे हैं, वो बड़े रोमा वानी भी रही हैं, रिजवी साहब रहे हैं, रौथर साहब रहे हैं, उससे पहले और भी बड़े लोग रहे हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लाते रहे हैं और रेड क्रॉस को वाइब्रेंट करते रहे हैं। लेकिन अब ये चाय देना बेचना या वो वहाँ पे रोटी बेचना हमारा काम स्टेट लेवल पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को फ्लोरिश होने दो, डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करो, डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट को करो। दिनेश जी, समय का अभाव है, समय काफी हो चुका है, करीब 1 घंटा हमें इस चर्चा पे हो गया है। तो आज जहां पूरा देश, अगर हम कहें तो पूरा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मना रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार की बात दिनेश जी ने कही है कि जम्मू कश्मीर में रेड क्रॉस की एक्टिविटीज बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं और कमेटियां बनाई नहीं जा रही हैं, जहां बनी हैं उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो हम भी उपराज्यपाल जी से ये अपील जरूर करेंगे कि वो इस मामले की तरफ निजी रूप से हस्तक्षेप करें और देखें कि कहां पर क्या कमी है, किस वजह से रेड क्रॉस को फंक्शनल नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं तो जिस प्रकार से दिनेश जी ने कहा कि आज अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो ये गूंज जो है संसद तक भी जा सकती है। तो सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर और CA बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कानपुर में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे से मैथ टीचर नितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट, डेंटल सर्जन, बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश एंड नारायणा, केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्सन अकेडमी प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, IIT JEE, CA फाउंडेशन और UPSC फाउंडेशन की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, AC हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़े। संदीपनी गुरुकुल कानपुर, योर परफेक्ट चॉइस। आज ही संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।